चलिए सारे के सारे लाइव पे आ चुके हैं, आ गए। आज स्टार्ट करने वाला हूं मैं ठीक है, स्टार्ट करने वाला हूं क्या, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या रैखिक समीकरण। आज से जो आपकी पढ़ाई होगी वो यूट्यूब पर ऑनलाइन के माध्यम से ही होगी, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज हेडिंग दे दीजिए 3.1। हमने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसमें बताया था हमने कि इसको कई विधियों से हल भी कर सकते हैं, है ना, प्रतिस्थापन विधि, तो विलोपन विधि और प्रजनन विधि, ठीक है। चलिए तो इसका एक्सरसाइज 3.1 में सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो सवाल पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है बुक, ठीक है, कि जो है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई है। क्या कहता है कि सुधा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और हल लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है, कि जो है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई है। कहाँ गई है? बाजार गई है। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। क्या खाना चाहती थी? गोलगप्पा और दही बड़ा। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पों की संख्या दही बड़ों की प्लेटों की संख्या की आधी थी। क्या थी? आधी थी, ठीक है। अच्छा, गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत जो बताई जाती है वो 10 रुपये दिया है और दही बड़े की एक प्लेट की कीमत 5 रुपये है, तो उसने 60 रुपये खर्च किए। तो इस स्थिति का बीजगणितीय आलेख क्या होगा? तो सर कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, हमने क्या कर लेंगे कि माना कि गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या क्या हो जाएगा सर? x है। क्या है? x है। तथा क्या था? तथा क्या था? दही बड़ा। इसमें क्या बोला है? दही बड़ा। क्या है सर? दही बड़ा, ठीक है जी मेरे प्यारे भाई बंधु, ठीक है। तो प्लेटों की संख्या तथा दही बड़े की प्लेटों की संख्या y है। क्या है? x और y है। तो चलेंगे प्रश्न से, और जब हम प्रश्न से चलेंगे तो क्या हो जाएगा है? वो बोला है कितना था, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि जो है वो दही बड़ा खाना चाहता थी, दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी थी। तो प्रश्न से चलेंगे तो x बराबर y/2, यानी दही बड़ा की संख्या क्या आधा था, हो गया। अब है गोलगप्पे की कुल कीमत जब निकालेंगे, ठीक है, क्या अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? गोलगप्पे की कुल कीमत। क्या निकालेंगे? गोलगप्पे की जब हम कुल कीमत निकालेंगे तो कुल कीमत कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हम गोलगप्पे की जब कुल कीमत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो x गुने 10, x गुने 10 क्यों किया? तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो है वो गोलगप्पे के प्लेटों की कीमत कितना था? 10 रुपया था सर, इसीलिए हमने x गुने 10 किया है। यहाँ पे इक्वल दे देंगे, छूट गया था। तो x गुने क्या हमने किया? x गुने 10 किया, और x गुने 10 किया तो दही बड़ों की कुल कीमत करेंगे। अब यहां से, ठीक है, अब यहां पर दही बड़ों की कुल संख्या, दही बड़ों की कुल संख्या, ठीक है, या कुल कीमत। तो कुल कीमत जब निकालेंगे इसका तो y गुने 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दही बड़े की कीमत कितना दिया हुआ सर? 5 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिख कर जाइएगा अगर, ठीक है। चलिए अब यहां से हम इन दोनों की संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा है? इसीलिए क्या हो जाएगा? संख्या बराबर 10x प्लस में 10x प्लस में क्या हो जाएगा? 5y, और बराबर क्या हो जाएगा? 60 रुपया। 60 रुपया क्या है? तो कुल खर्च किया था से क्वेश्चन में बोला था, और 10 रुपया क्या है? तो ये गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या वाला है, और 5 रुपया जो दिया था वो दही बड़ों की दिया था। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर रुपये नहीं लिखेंगे,
समीकरण 1 जब हम मान लिए हैं तो अब क्या होगा कि समीकरण 1 में जब x बराबर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या पुट करना है, इक्वेशन में देखिए और कुछ भी दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन में एक बार देखते हैं फिर से। 5 रुपया इस स्थिति में बीजगणितीय आलेख खींच रहा है। तो जब 10x + 5y करेंगे बाबू, तो ये जो समीकरण 1 बना उसमें क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे। ठीक है, x का जब मान रख देंगे हम, ठीक ना, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको बीजगणितीय आलेख खींचने के लिए कहा है, तो देखा जाए ऐसा मान हमको कितना रखें। तो जब x बराबर हम बताए थे कि x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जब x बराबर हम 3 रखेंगे बाबू, समीकरण यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा कि समीकरण लिखा हुआ है ये 1 में जब x बराबर 3 वैल्यू पुट करने पर, तो वैल्यू पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, 10 गुने 3 + 5y और बराबर में 60 हो गया। कोई समझने में दिक्कत, तो 10 कितना हो गया, 30 + 5y बराबर क्या होगा, 60। और जब यहाँ से 5y निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस में चला गया, अब माइनस में चला गया तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और 5 से कितना बार में, 6 बार में, तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे y बराबर कितना आ गया, 6। और जब हम x का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू निकल रहा है। फिर रखेंगे पुनः क्या, पुनः, और जब हम पुनः रखेंगे तो x बराबर क्या रखें, तो पुनः हम देखेंगे कि जो है वो क्या रखें, तो अगर पुनः अबरी हम मान लिया जाए 1 रखेंगे बाबू, क्या x' बराबर क्या रखेंगे, 1, पुनः x' = 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 10 गुने 1 और प्लस में 5y बराबर 60। क्या आ जाएगा, 10 गुने 1 बराबर 5y प्लस में 60 आ जाएगा। तो 5y बराबर निकालिएगा, देखिए तो 5y बराबर क्या आ जाएगा, क्या 60 - 10, 10 गुने 1 10, तो 5y बराबर क्या आ गया आपका 50, 5 दहा के 50, तो y बराबर कितना आ गया सर, 10 आ गया। अब यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब इतना आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक जो है हम बताए थे कि मान सारणी ले लेंगे, तो ये इधर सोल्व नीचे जाएगा और बगल में ले लीजिएगा मान सारणी। ठीक है, ठीक है, और ये जो हमारा मान सारणी है, जब हम x बराबर कितना रखे, 3 रखे, तो y का वैल्यू पुट होकर हमारा निकला कितना, 6, है ना। और जब 5 कितना क्या रखे, 1 रखे, तो कितना आया, 10। कोई समझने में दिक्कत, अब नहीं दिक्कत हो तो यहाँ तक फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। ठीक ना, आपको जितना ये मानना होगा मान सकते हैं, हम 2 ही मान सकते हैं शॉर्ट में निकलने के लिए। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट हो गया, अब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहा हूं मैं। अब जो ईमान रहने देंगे, बाकी में सबको क्या किया हमने, मिटा दिया, यानी साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब साफ कर दे रहे हैं तो मान रख दिए, तो ग्राफ खींचने के लिए हमने बताया था कि ऐसे जो है वो ग्राफ खींच देंगे, तो इधर पट्टी x होता है, इधर क्या होता है, x' होता है y और y', इधर जो क्या हो जाएगा 1 2 ठीक है, 2 4 6 8 और 10 और 12 कर दिए, -2 -4 -6 -8 -10 और -12 हो गया सर। अब यहाँ पर क्या होगा, -2 -4 -6 क्या हो जाएगा, -8 -10 और -12। चलिए ऊपर में 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हो गया तो देखना है, जब x बराबर 3 तो y बराबर 6। x बराबर कौन यहाँ पे हो रहा है, प्लस में ना है, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 मान ले, यहीं आएगा, है ना। जब आधा करेंगे तो ग्राफ कॉपी लेना पड़ेगा सर।
तो y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर 3 तो y इक्वल टू 6, तो इसके सीधे में मिलाइएगा तो शायद हियां पर बन सकता है। ठीक है, बिंदु को जब इसे मिलाएंगे तो बन सकता है ना। चलिए 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए अब रहा है x बराबर 1 तो y इक्वल टू 10, x बराबर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 10, एकदम सीधे यहां पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक ना। y थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर ही देखना हमको क्या है कि स्केल से मिलाकर क्या करेंगे, खींच दे। यहाँ पर ही लिखने पड़ेगा कि क्या हो जाएगा 3,6, और यहाँ पर ही लिखने का पड़ेगा 1,10। आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे। और इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे कि जब इन दोनों को इसे करके मिला कर इसे क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, वाई तो इस तरह ग्राफ खींच देंगे। और जब ये ग्राफ बन जाएगा तो देखेंगे ये जो ग्राफ मेरा बना। अब देखिए, अब यहां से एक दूसरा समीकरण भी तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा समीकरण का भी इसी प्रकार से खींच लेंगे। किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं ना। चलो तो अब मैं बताता हूं आपको अगला सवाल। आप लोग फिर एक और ग्राफ खींचेगा तो एक और ग्राफ किस तरफ से जाएगा, एक और ग्राफ जो है वो आपको इस तरफ से काटता हो जाएगा, इस तरफ से काटता हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आप स्केल मिलाकर कीजिएगा तो सीधा जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। आगे का सवाल मिटाते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी सर, रोमिला एक परचून के दुकान में गई, का 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदी। और सोनाली ने रोमिला के साथ इस प्रकार पेंसिल के और रबड़ के उसने उसी तरह क्या करा, उसी तरह जो है वो 4 पेंसिल 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदी। तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। माना कि क्या बोला है, पहला पेंसिल और दूसरा रबड़। तो माना कि पेंसिल की कीमत, माना कि पेंसिल की कीमत 100 रुपया है तथा रबड़ की कीमत y रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और जब दिक्कत नहीं हुआ तब प्रश्न से चल देंगे सर। और जब प्रश्न से चलेंगे तो बोला है कि रोमिला जो है वो 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदती है। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। समझने में कोई दिक्कत सर नहीं ना। चलिए जहां भी आएगा कमेंट में लिखेंगे। चलिए ठीक है। और जब समीकरण 1 फिर दूसरा बार क्या बोला है कि वही एक लड़की को किसके साथ थी, उसी के साथ रोमिला खरीद ली। और उसके बाद उसने अच्छा एक नई प्रकार की पेंसिल, रोमिला के साथ एक नई प्रकार की कोई लड़की थी, वो खरीदती है 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर कितना रुपए में खरीदती है, 18 रुपीज में खरीदती है। समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलेंगे समीकरण 1 से। तो हम बताए थे आप लोग को कि समीकरण जब 1 से चलेंगे तो एक क्या कहता है 2x प्लस 3y बराबर 9। और जब यहाँ से 2x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y, और x निकालिएगा तो 9 माइनस 3y बटा 2। अब इसी का जो है इधर मान सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मान सारणी, मान सारणी। समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए अब x बराबर आप मान में वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर, तो y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर y बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 बाबू क्या हो जाएगा 3 गुने 1, तो 3 हो गया ना। और 3 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 6 को भागा करेंगे दूसरे तक कितना हो जाएगा सर 3। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। 9 माइनस 3 गुने 1 बटा 2, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा 2 यानी 6 बटा 2, 2 दिया
तो ये हमको इतना हल नहीं करना है, ये हमको माइंड में सोचना है कि मान क्या रख ले हम। चलिए अब ऐसे हो गया। अब y बराबर हम कितना रखे, हमको याद रखना है कि न बट्टा में है, न दशमलव में है, ना पूर्णांक में है, तभी जाकर आपका ग्राफ सीधा खींचा सकता है, और नहीं तो आपका ग्राफ खींचने में क्या होगी, परेशानी होगी। चलिए तो अब जो y बराबर जो कितना रखे हम, तो y बराबर जो है वो मैं बताता हूँ आपको कि y बराबर अगर 2 रखते हैं तो नहीं होता, तो क्या रखेंगे, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि 3 3 के 9, 9 में से 9 0, और 0 बट्टा 2 से होगा तो 0। अब चलिए पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और 2 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 18, तो यानी कि 4x बराबर निकालेंगे तो 18 माइनस 6y, तो x बराबर 18 माइनस 6y बटा 4। अब यहाँ पर इसका भी मान सारणी बना लेंगे ऐसे, ठीक है, x y y, और यहाँ लिख देंगे ऊपर में मान सारणी जो कि हमने माना है, ठीक है। चलिए अब मान सारणी बन गया, मान सारणी बन गया तो रखे वैल्यू पुट, अगर x बराबर 1 रखते हैं तब कितना, y बराबर 1 रखेंगे ना, y का वैल्यू तब ना x का वैल्यू निकलेगा, तो y बराबर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि देखिए 18 माइनस 6 गुने 1 बटा 4, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बटा 4, 4 तिया 12, तो कितना आया, 3 आया। और अगर अभी 2 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इक्वल 2, तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 12, तो कितना होगा, 6 बटा 4, तो हमको बटम आ जा रहा है, इसीलिए हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, और इसको क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 3 रखेंगे तो 0 आ गया। सेम पोजीशन यहाँ पर ही वाला भी है, देखिए सेम ग्राफ है, तो ये क्या होगा कि जब सभी समांतर सेम है तो क्या होगा इसका, बताइए सर, फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा, ये जो रेखाएं है इसका जो ग्राफ होगा वो एक ही खिंचाएगा। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा में आप समझ लीजिए, ग्राफ हमने खींच रहा है, अगर किसी को दिक्कत है तो फटाफट से बोले जय हिंद वंदे मातरम के साथ, ठीक है। चलिए लॉकडाउन हुआ है, ये सरकार की नीतियों का भी फल है, हम लोग पढ़ाई यहीं से करेंगे। अब हमारे साथ, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पर नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके कहीं नहीं जाइए। मैं आपकी जो है वो जल्द ही अक्टूबर में क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जो कि आप हमारे कोचिंग से 92%, 95% तक रिजल्ट आप मार सकते हैं। आप अपने खाली मेहनत करते रहिए जी दोस्तों, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी हम लोगों का, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर ही क्या छेदक, तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, समझने में कोई दिक्कत, सब वही काम कर लेंगे सर, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि जब हमने x बराबर 3 तो y बराबर 1, x बराबर 3 तो y बराबर 1, ऐसे मिला दीजिए, और जब y बराबर 3 तो x बराबर 0, जब y बराबर 3 तो x बराबर 0, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ना, ये वाला का बिंदु पकड़ा, ठीक है। फिर जब y बराबर 1 तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहीं जा रहा है सर। फिर देखिए y बराबर 3 तो x बराबर 0, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा सर, ये वाला लाइन में जो जाएगा ये वाला, वो एक ही ग्राफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक ही पर बैठ जाएगा, दोनों समीकरण का एक ही ग्राफ। तो ये बताए थे आप लोगों को कि ये ग्राफ का अगर हल पूछे तो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा आपका। यहाँ पर ही आपको लिखना पड़ेगा ये वाला बिंदु के पास कि सर 3,1 हुआ, और क्या हुआ कि 3,0 हुआ, 0, यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा 0,3, 3,1, और फिर यही बात आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ भी 3,1 क्या हुआ, 3,1, और यहाँ पर भी बात हुआ क्या सर, कि जो बात हुआ यहाँ पर ही वो फिर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ही 0,3, इसीलिए ग्राफ इसका 1 होगा। चलिए फटाफट से छाप लीजिए स्क्रीनशॉट, ज्यादा समय को नहीं लेते हुए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग के पास आते हैं, मैं साफ कर रहा हूं
अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख दें कि जी सर वहां पे जी भैया नहीं समझ में आया, मैं पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई नहीं रुक सकती है, सरकार अपनी नीतियों को कितने भी क्यों ना लागू कर ले। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 के पास। सवाल नंबर 3 इसी प्रकार है सर कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र के कितना है, दुगना है। चलिए 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी होती है, कोई बात नहीं। तो इस स्थिति में 20 गुनी क्यों रूपांतर, कुछ नहीं सर, मान लिया कि पिता की उम्र क्या है, x है, और पुत्र की उम्र क्या है, y है। क्या मान लेंगे, मान लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल लिखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर आज 3 ही बताऊंगा, क्योंकि समय को देखते हुए, समय को अब आपको बनाना है आगे, मैं बताता हूं आपको से बन जाएगा 4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और 6 बन जाएगा। बाकी में सर 7 के बाद रहा तो मैं कहलाऊंगा और 7 बताऊंगा, इसीलिए आप 3 फटाफट से देख लो। चलिए हल तीसरा, तो माना कि पिता की वर्तमान आयु, x वर्ष है। क्या है सर, x वर्ष है। चलिए आपको समझ में आ रही है ना कि कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है तो कमेंट में लिख के जाओ भाई, क्योंकि कल नहीं कहना कि सर आपके चक्कर में हमने मार्क्स कम आए। चलिए और सबका बेसी आ गया, नहीं, सबका मार्क्स आएगा, सब कोई सफल होंगे। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या सर, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, सॉरी रुपया बोला जा रहा है, y वर्ष है। तो चलेंगे दोस्तों प्रश्न से, क्या कहता है मेरा सवाल। तो मेरा सवाल कहता था कि जब वर्तमान आयु जो है वो दुगनी है तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2x प्लस 6, और जब यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, समीकरण इसको मान लेंगे 1, और पुनः, ठीक है, और पुनः 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है क्या हो जाएगी, तो y प्लस क्या हो जाएगा 10, y प्लस 10 कैसे किया सर, तो बोलेगा कि पिता के x कह रहा था सर, तो कुछ नहीं हमने किया, क्योंकि बोल रहा क्वेश्चन में कि अपने पुत्र के वर्तमान आयु के दुगने से 30 वर्ष अधिक है, और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो गई थी। कितने गुनी हो गई थी, 3 गुनी। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर ही 10 वर्ष बाद है ना पुत्र उम्र, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी सर, तो y माइनस 10 क्या हो जाएगा, तो x माइनस 10 ना हो जाएगा, क्योंकि पिता वो का इसमें पुत्र का ना जोड़े, पिता का 10 साल आगे था और पुत्र का 10 साल पीछे हो गया। चलिए अब इतना होने के बावजूद हम कुछ नहीं करेंगे और क्या कर देंगे, पूरा चलेंगे प्रश्न से। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए y प्लस 10 बराबर x माइनस 10। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ ना है, अब पढ़ लीजिएगा ना। हाँ तो इतना तक तो समझ में आ रहा है कि यही दोनों के चले हैं दोनों से, और जब ये चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना बोला है सर, किसका, पिता का पुत्र का बोला है, तो x माइनस 10 और गुने 3 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्तमान उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, तो इसीलिए हमने 3 गुनी कर दिया। अब इसके बाद जो भी है y प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 30। समझने में यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो 3x माइनस 30 माइनस 10, यानी कि y बराबर 3x माइनस 20। क्या आ जाएगा, 3x और ये माइनस माइनस प्लस 20, इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। आप फिर वही काम कीजिए, आप मान सर ने बनाइए और x का वैल्यू पुट कर दीजिए सर। अब आपको ग्राफ अपने से खींच लेना है, क्योंकि हमने 2 सवाल बता दिया।
चलिए सर, तो फिर मिलते हैं। अब आइए नेक्स्ट सिलेबस फिजिक्स में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और ग्राफ बना लेंगे मान सारी मानकर कि जब यहाँ पे हम क्या समीकरण 1 और 2 से कितना x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान निकलेगा सर तो क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब कि जो है वो आप अब आइए फिजिक्स में। तो फिजिक्स को अब बता रहे थे आपको हम फिजिक्स में क्या ओम के नियम बता दिए थे सर। बता सकते हैं आप, कोई भी बता सकते हैं कि ओम के नियम क्या है, बताइए फटाक से कि ओम का नियम क्या है। कोई नहीं, चलिए तो फटाफट से बताएंगे कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य हो गया था, विद्युत शक्ति हो गया था, ठीक है। अब जो है वो लिखिए विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा क्या है। जी मेरे रसगुल्लो, फटाफट से आप लिखते जाइए। फिजिक्स में आइए सर, अगला सब्जेक्ट जो है आपका वो है फिजिक्स भौतिकी शास्त्र, ठीक है। फिजिक्स में आइए, आगे लिखिए सर फिजिक्स में कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा क्या है। विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा क्या है। चलिए तो जी आपने सही सुना, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है आज का। तो आंसर इसका सर आप सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, इधर उधर पे ध्यान नहीं देंगे। चलिए तो फिजिक्स है वो बता रहे आपको क्या सर कि जो है विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक। तो सर विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। हम बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा इस बराबर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है मेरे रसगुल्लो, तो 3.6 × 10⁻6 होता है। जी आपने सही सुना। अब जब इतना होता है तो विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं। फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है, और सटासट से, ओके। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे फटाफट से, लेट नहीं करते हुए। सर विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। kWh को किलोवाट घंटा होता है। इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। इसे एक यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या करेंगे रसगुल्लो कि जो है वो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर क्या हो सकता है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। कोई दिक्कत सर? अब इसी को आप ऐसे करके क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। लेट नहीं करते हुए, देर नहीं करते हुए, मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार क्लास 10th की संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। चलिए आपका जो है संडे का फिजिक्स का टेस्ट रहेगा, याद रहे ऑल लाइफ, ठीक है। फेसबुक पे लाइव टेस्ट रहेगा। अगर आपको फेसबुक पर मेरा पेज देना है तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं सिद्धार्थ कुमार, ठीक है, और वहां से भी आप पढ़ सकते हो। चलिए तो स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, हो गया। चलिए जब स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा जा रहा है कि तापन अवयव क्या है।
बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है सर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे चैनल को कर दें। मैं आपकी जो है वो संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ मैं आपको 10th के एग्जाम का प्रीवियस कराऊंगा और आपके साथ मैं सहमति हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि तापन अवयव किसे कहते हैं। जी मेरे रसगुल्ला, आपने ठीक सुना है कि तापन अवयव किसे कहते हैं। चलिए तो जी मेरे रसगुल्लो, तापन अवयव सुनिए, ठीक है, कि जब जो है वो किसी उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नीचे का जो भाग है वो क्या हो जाता है सर, गर्म हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तापन अवयव कहते हैं। और इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक भी क्या होता है, काफी अधिक होता है। चलिए जी मेरे रसगुल्लो, तापन अवयव क्या है, तो जब किसी उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा सर कि देखते हैं, प्रवाहित करने पर जो भाग गर्म होता है, यानी प्रवाहित किया जाता है तो जो भाग गर्म हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, तापन अवयव कहते हैं। जी मेरे रसगुल्लो, अब एग्जाम्स में यह छपने वाला है, फटाक से अभी छाप लो। तो लिखिए कि जो है यदि किसी उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो भाग गर्म हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं सर, तापन अवयव कहते हैं। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है। चलिए मेरा रसगुल्लो, मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार, फटाफट से इसको छाप ले, स्क्रीनशॉट ले लो, लेट नहीं करते हुए, ठीक है, अधिक होती है। अगर आप इतना एग्जाम्स में लिख कर आते हो तो आपको 2 नंबर देने से कोई माइकल नहीं रोक सकता है। आप हमारा अभी अगले टॉपर आप हो, मेरे तरफ से अगले टॉपर आप हो, जो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लगे रहिए। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9031186651 पे आप कॉल करके किसी भी तरह को जानकारी से पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ऑनलाइन क्लास का बैच खरीदना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, हो गया स्क्रीनशॉट तो कर ही लिए होंगे। आइए सर अगला क्वेश्चन, लास्ट सवाल, जो कि मैं अभी ज्यादा नहीं करवा रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान मैं थोड़ा धीरे धीरे और मैं एनसीईआरटी सिलेबस को स्टार्ट करने ही वाला हूं। टेंशन लेने का नहीं है मेरे दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार। अगला क्वेश्चन आपके साथ जाता है कि विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का ही क्यों बना होता है। अभी मैं क्वेश्चन आराम से चल रहा हूं सर। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का क्यों बना होता है। चलिए मेरे रसगुल्लों में बता देता हूं कि विद्युत हीटर का जो तार का नाइक्रोम का है
वो मैं बताया था कि इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक काफी अधिक होती है। आप लोगों को मैं पिछले ही क्लास में बता चुका हूं जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था। तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मैं आपको अक्टूबर से जो है वो क्रैश कोर्स का बैच चलाने वाला हूं। आप क्रैश कोर्स का बैच खरीद कर उसमें टोटल एनसीईआरटी और एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव का भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक काफी उच्च होता है। इसे जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर अधिक ऊष्मा प्रदान करता है और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर कि जो है वो विद्युत हीटर के तार क्या करते हैं, इसीलिए विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम में प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, तो लिख सकते हैं आप कि जो है फटाफट से लिखिए मेरा रसगुल्लो, ठीक है, कि जो है वो लिखिए विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है क्योंकि विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्या का बना होता है सर? नाइक्रोम का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक काफी अधिक होती है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होती है सर? काफी अधिक होती है, ठीक है, काफी अधिक होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या हो जाएगा? जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, इसीलिए विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का ही बनाया जाता है। चलिए मेरे रसगुल्लो, आप फटाफट से छाप लीजिए। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार, संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। तो हम जो है अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर हिंदी में। क्या सर? हिंदी में आएंगे। मैं बताता हूं आपके साथ कि अगर आप मेरे YouTube क्लास को अगर रेगुलर देखते हो तभी आप मेरा सिलेबस धर पाओगे, क्योंकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। चलिए आप फटाफट सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया? और मैं आपके जो मिलता हूं अगले सब्जेक्ट में आता हूं। चलिए, हो गया? जितने भी स्टूडेंट हैं वो छापते चले, स्क्रीनशॉट करते चले और सुबह सुबह भोर में याद करें। क्योंकि भोर का जो वातावरण होता है वो शांत होता है और जब हम कोई चीज को एक बार देखते हैं तो हमारा ध्यान केवल और केवल जो है वो उसी पर केंद्रित होता है। इसीलिए भोर में पढ़ने की सलाह दी जाती है, ठीक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण है मेरे रसगुल्लो। वो है क को ध्यान में, क चेष्टा, ठीक है, और 3 जो है, ठीक ना, जो कि आप लोग जानते होंगे कि जो है वो कुत्ता की तरह सो गए, बगला की तरह कह रही है, ठीक है। ये सब आपको है, आपको लक्षण है विद्यार्थी के। तो बनिए विद्यार्थी, एक सच्चे विद्यार्थी, और अब बनिए अगले हमारे बिहार के टॉपर। चलिए, तो हो गया। अब मैं बात करता हूं आगे चलकर सर कि हिंदी में बात करने वाला हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है तो लिखिएगा। फिजिक्स में मैं 3 ही सवाल कराया क्योंकि प्रॉपर मैं ऑफलाइन आपको नहीं सुन सकता, इसीलिए आपको कम लेकर सिलेबस में चल रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे याद कर सके। चलिए, तो आगे मैं चल रहा हूं आपको वो हिंदी। चलिए अगला सब्जेक्ट आप निकालिए सर, हिंदी।
हिंदी जो है वो क्या कहता है मेरे रसगुल्लो, हिंदी में क्या बोलनी चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो, हिंदी में जो है वो हम बताए थे क्या सर कि जो है वो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, इतना तक हम पढ़ा चुके थे। तो हम बताए थे सर कि इस मत में विद्वानों का भिन्न भिन्न मत था, ठीक है। आप लिखिए, हेडिंग दीजिए हिंदी सर मेरे रसगुल्लो फटाफट से। चलिए, तो हिंदी में हम बताए थे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, पिछले क्वेश्चन कोई बता सकते हैं कमेंट में फटाक से, किसमें इतनी हिम्मत है, कौन है जो मैंने पूछे हुए सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो गुर्जर प्रतिहार इस मत पे विद्वानों का भिन्न भिन्न मत था कि वो बाहर से आए हुए थे और उन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना क्या अधिकार जमाया और बाद में कनौज पर भी अधिकार जमाया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए सर कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। पहला सवाल, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो जी मेरे रसगुल्लो, मैं आपको बताता हूं कि कहानी जब मैं पढ़ाया था तो परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए भी आवश्यक है, किसके लिए, उन लोगों के लिए आवश्यक है जो वर्गहीन और शोषणहीन मुक्त समाज में क्या स्थापना की है। परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो वर्गहीन और शोषणहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं या स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य की परंपरा का ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचकों का क्या होता है, विकास होता है। तो सर आपके साथ मैं सिद्धार्थ कुमार, ठीक है, संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। तो आपको अगर पहले से मेरे आंसर बताए हो, ठीक है, अगर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो आप जरूर कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबसे सब चीज सही हो जाए। वो हम लोगों को बोलने में जो इको के चलते कुछ दिक्कत हो जाता है आवाज के चलते। चलिए, तो परंपरा का ज्ञान लिखिए सर कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है। आंसर आपके साथ मैं सिद्धार्थ कुमार। परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो वर्गहीन और क्या हो जाएगा, जो वर्गहीन और क्या हो जाएगा सर, परंपरा ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़िवादियों को तोड़कर क्या हो जाएगा सर, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़िवादियों को तोड़कर परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जी मेरे रसगुल्लो जो सारी रूढ़िवादियों को तोड़कर वर्गहीन और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वर्गहीन और क्या हो जाएगा, शोषण मुक्त, क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लों। मैंने बताया था अभी तुरंत कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़िवादियों को तोड़कर वर्गहीन और क्या हो जाएगा, वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो क्या होगा, करना चाहते हैं, क्योंकि जी मेरे रसगुल्लो, ठीक है, क्योंकि समाज की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से
क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है। चलिए जी मेरे रसगुल्ले, इसका आंसर हो गया आप कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़िवादियों का तोड़कर वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य की जो है वो परंपरा के ज्ञान से है प्रगतिशील, क्या सारी प्रगतिशील, ठीक है, तो प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है। यह शायद 2020 में पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, या तो यह सवाल पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार, फटाफट सा स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलिए फटाफट सा स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मेरे रसगुल्लो, आपको फटाफट सा स्क्रीनशॉट हो गया, तो लिखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखे। अब मैं कुछ मुहावरे आपको लिखा देता हूं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए सर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखे। तो जी सर, आपने सही सुना जी मेरे रसगुल्लो, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। फटा है तो बताइए फटाफट से। प्रति विपरीत, तो जी मेरे रसगुल्लो, प्रति विपरीत का मुहावरा का क्या अर्थ होगा? इसका जो अर्थ होगा मेरे रसगुल्लो वो होगा, क्या हो जाएगा? उजागर करना। जी मेरे रसगुल्लो, प्रति विपरीत का अर्थ होता है उजागर करना। अगला है मेरे रसगुल्लो, बिकाऊ का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? जो बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, बिकाऊ मुहावरा का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? अगर आपको समझ में नहीं आए क्लास तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9031186651। यह मेरा नाम है, ठीक है, नंबर है सिद्धार्थ कुमार। मैं आपके साथ संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, जो कि हमारा इस वर्ष जो है वो हम स्टार्ट किए थे पिछले क्रैश कोर्स के मात्र दरमियान, मेरे यहाँ 80.40% रिजल्ट आया है, और मैं आपकी चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी जो है वो 95% ला देंगे, तो मैं उनको जो है वो मेरे इंस्टीट्यूट से, तो मैं उनको जो 11th का जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अगर आपको 12th प्रॉपर पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पर जाकर पूरे जो है वो चैनल को खोलकर आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिकाऊ मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरा रसगुल्लो वो होता है नीच श्रेणी का होना। जी मेरे रसगुल्लो, नीच श्रेणी का होना। चलिए अगला है अधम पूर्णी का होना। तीसरा मुहावरा है सर अधम पूर्णी का होना। तो जी मेरे रसगुल्लो, अधम पूर्णी का होना मुहावरे का जो आपका अर्थ है वो क्या हो जाएगा? इसका जो मुहावरा का अर्थ होगा रसगुल्लो बिकाऊ का, वो गलत लिखा गया हमसे, क्योंकि यहाँ पर यह होता है अधम पूर्णी का होना नीच श्रेणी का, यहाँ होना होता है नीच श्रेणी का होना, और यहाँ पर ही जो आपका होगा मेरा रसगुल्लो वो हो जाएगा आश्रितों के अनुकूल होना। ठीक है, क्या हो जाएगा कि आश्रितों के अनुकूल होना। चलिए मेरे रसगुल्लो, अब आइए आगे देखते हैं आगे मुहावरा क्या कहता है। देवनायक भूमिका मुहावरे का क्या अर्थ होता है मेरे रसगुल्लो? देवनायक भूमिका, तो देवनायक भूमिका का मुहावरे का अर्थ होता है मेरे रसगुल्लो, और मैं आपको बता देता हूं कि जो इसकी होती है वो महत्वपूर्ण योगदान होना। क्या होता है? महत्वपूर्ण
योगदान होना। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो मैं आज इतना ही पे कला समाप्त करता हूं। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार, आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। तो आप अगर हमारी YouTube चैनल आपको अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 दिन हिंदी चलेगी, 2 दिन संस्कृत चलेगी और 2 दिन इंग्लिश चलेगी। ठीक है, तो जी रसगुल्लो मेरे, फटाफट से ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको मैं फिर कल हिंदी यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप मेरे पास ऑफलाइन नहीं हो कि मैं आपसे खड़ा कर सुन सकूंगा। क्योंकि मैं आपसे अगर प्रॉपर क्वेश्चन पूछता भी हूँ तो आप देख कर भी जवाब दे दोगे। इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि आप सही ढंग से याद करो और एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन बनाओ। अबरी जो है वो हम सिद्धार्थ कुमार छापने का कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ छापेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम्स में छप जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए इस कोरोना काल में, महामारी में। मैं आपके साथ सिद्धार्थ कुमार, जो क्लास 10th की संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ रहूंगा। आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, जी हाँ,